नंदिनी जब नई नवेली दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी जेठानी दीपिका एक स्नेही, सहायक और जिम्मेदार महिला है। उन्होंने उसे नए घर में बसने में हर संभव मदद दी। जहां नंदिनी पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा थी, वहीं दीपिका घरेलू कामों की महारथी थी और ससुराल की दिनचर्या का हर जिम्मा निस्वार्थ भाव से निभा रही थी। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी को ये एहसास हुआ कि दीपिका को जितना काम करना पड़ता है, उतने ही उपेक्षा, अपमान और आलोचना भी सहनी पड़ती है। चाहे वो नंदिनी का पति रोहित हो या खुद उसकी सास, हर कोई दीपिका की कमियां गिनाने में माहिर था, पर उसकी मेहनत की तारीफ किसी के पास नहीं थी। ये देखकर नंदिनी का मन विद्रोह से भर उठा। नंदिनी को बुरा तो बहुत लगता, लेकिन उसने किसी से कुछ कहने की जगह पर दीपिका से ही बात की। भाभी, आप इतना सब कुछ कैसे सह लेती हैं? हर व्यक्ति आपका अपमान कर देता है और आप कोई उत्तर ही नहीं देती हैं। आपकी इतनी मेहनत का ये परिणाम? क्या करूं नंदिनी, घर की शांति के लिए चुप रह जाती हूँ। घर की शांति का ठेका केवल आपने ही लिया है क्या? जब आपकी जरा सी कमी के लिए ये लोग कलह मचाते हैं, तब घर की शांति भंग नहीं होती। सच तो ये है कि आपके चुप रहने से ही सबकी हिम्मत बढ़ गई है। तो दीपिका दुखी मन से बोली, मैं अधिक पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरा मायका भी अधिक संपन्न नहीं है। ये लोग जानते हैं कि मेरी ओर से कोई बोलने वाला नहीं है। मुझ में नौकरी करके पैसा कमाने की क्षमता भी नहीं है। भाभी, अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा आपको। मैं आपके साथ हूँ। और रही पैसा कमाने की बात, तो आपके अंदर इतने हुनर हैं कि मैं आपको बता दूंगी कि उनके माध्यम से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन पहले आपको मेरी बात मानकर अपना ये अपमान बंद करवाना होगा। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? ये लोग तो मुझे मायके भी नहीं जाने देते हैं कि घर का काम कौन करेगा। नंदिनी ने दीपिका से कुछ कहा और दूसरे दिन जब सुबह सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, तो अचानक रसोई से बहुत तेज आवाज आई। साथ ही दीपिका की एक तेज चीख पूरे घर में गूंज गई। क्या हुआ? कहते हुए सभी रसोई की ओर दौड़ पड़े। रसोई में बर्तन बिखरे पड़े थे और दीपिका जमीन पर पड़ी कराह रही थी। देखकर काम नहीं कर सकती? उठो, सुबह का समय है। कितना काम पड़ा है। अभी तक चाय भी नहीं बनी है। सास की पहली प्रतिक्रिया यही थी। अरे मम्मी जी, भाभी गिरी पड़ी हैं और आपको इस समय काम की पड़ी है। फिर नंदिनी ने दीपिका को उठाने का प्रयास किया तो वो फिर से चीख पड़ी। लगता है भाभी को अधिक चोट लग गई है और वो उठ नहीं पा रही हैं। आप इन्हें गोद में उठाकर कमरे तक ले चलिए भैया जी। नंदिनी ने अपने जेठ नीतीश से कहा तो वो अपनी माँ का मुंह देखने लगा। अब यहाँ कितनी देर तक पड़ी रहेंगी महारानी? कमरे तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। उठाओ इसे। सास का आक्रोश गरज उठा। दीपिका को कमरे में लिटाकर और दवा लगाने के बाद सब लोग सास के कमरे में आ गए, इस विषय पर विचार करने कि अब घर के काम कैसे होंगे। नंदिनी ने सबको सांत्वना दी। आप लोग परेशान मत होइए, मैं आज की छुट्टी ले लेती हूँ। अभी नाश्ता और चाय मैं बना देती हूँ। आप लोग ऑफिस जाइए। मैं टैक्सी से ले जाकर भाभी को डॉक्टर को दिखा दूंगी। जैसा होगा शाम को इस विषय में बात करेंगे। सब लोग खुश हो गए। सास ने भी कहा, कितनी समझदार है नंदिनी। डॉक्टर के यहाँ भी चली जाएगी और तुम लोगों को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। और क्या, अभी दीपिका होती तो उससे कुछ ना होता। नीतीश बोल पड़ा। सबने चाय के साथ ब्रेड बटर चुपचाप नाश्ते में खा लिया। आज किसी को ऑफिस के लिए टिफिन नहीं मिला। सबके जाने के बाद नंदिनी दीपिका का नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। करीब एक डेढ़ घंटे बाद वो कमरे से बाहर आई और सास से बोली, मम्मी जी, टैक्सी आने वाली है। आप कमरे में आइए और भाभी को टैक्सी तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए। सास को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। चलते समय उसने सास से कहा, मम्मी जी, वहां पता नहीं कितनी देर लग जाए, इसलिए दोपहर के खाने के लिए आप ही कुछ बना लीजिएगा। दीपिका को मन ही मन कोसते हुए सास अंदर आ गई।
टैक्सी चलते ही नंदिनी ने जब दीपिका की ओर देखा तो दोनों की हंसी छूट गई। आगे की कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और टीडी कहानी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। करीब 3 घंटे बाद जब नंदिनी और दीपिका लौटकर घर आईं, तो दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। दीपिका के एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा था और दाहिने हाथ की कलाई पर भी प्लास्टर था। टैक्सी से उतरकर नंदिनी पहले अंदर गई और सास को बुलाकर लाई। फिर दोनों ने दीपिका को सहारा देकर अंदर कमरे में लिटाया। मम्मी दीदी को कुछ खिलाकर दवा देनी है, जो बना हो जल्दी से ले आइए। सास पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, दीपिका के आने के बाद तो मैं रसोई में कभी जाती ही नहीं थी, इसलिए मैं कुछ ढूंढ ही नहीं पाई कि कहाँ क्या रखा है। तो क्या सचमुच कुछ नहीं बना है? वैसे तो सब लोग कहते हैं कि भाभी को कुछ आता ही नहीं है, और आज अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, घर में नाश्ता खाना कुछ नहीं बना है। सास चुप थी। नंदिनी ने बाहर से खाना मंगवा लिया और सास को देने के बाद अपना और दीपिका का खाना लेकर कमरे में चली गई। शाम को ऑफिस से लौटकर नीतीश दीपिका के कमरे में गया तो वो सो रही थी। बाहर आया तो माँ रसोई में चाय बना रही थी। थोड़ी देर में रोहित भी आ गया। चाय बनाकर सास ने नंदिनी को आवाज दी। नंदिनी ने चाय के साथ कुछ बिस्कुट लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। अपनी और दीपिका की चाय के साथ बिस्कुट लेकर उसके कमरे में आ गई। सास ने दोनों बेटों को सारी बात बताई कि दीपिका के पैर और हाथ में 2 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा है। सुनकर सब अवाक रह गए। इतने दिन घर का काम कौन करेगा? तब तक नंदिनी भी बाहर आ गई। सुबह तो किसी तरह काम चल गया, लेकिन इस समय फिर खाने की समस्या आकर खड़ी हो गई। मम्मी जी, आप मेरा सहयोग कर दीजिए तो मैं खिचड़ी या मैगी तो बना ही सकती हूँ। इससे अधिक तो मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं। कल से मुझे भी ऑफिस जाना है। सबके सामने एक विकट समस्या थी, घर के कामों के साथ दीपिका की देखभाल की। मैं ऑफिस जाने के पहले भाभी के नित्य कर्म करवा दूंगी, लेकिन फिर मैं रसोई का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। जब तक भाभी ठीक नहीं हो जाती, रसोई का काम मम्मी जी देख लें। हम लोग बारी बारी से छुट्टी लेकर भाभी की देखभाल करते रहेंगे। 2 महीने आसानी से कट जाएंगे। ये सुनकर सास पर तो जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। 2 महीने मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरी तो काम करने की आदत ही छूट गई है। मम्मी जी, वैसे तो दीदी आकर रहती ही हैं। 2 महीने के लिए उन्हें बुला लीजिए तो आपको सहारा हो जाएगा। आखिर भाभी ने जिंदगी भर सबकी सेवा की है, तो आज जब वो बीमार हैं, तो हम सबका भी तो फर्ज है। सबकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सास जानती थी कि उनकी बेटी तो यहाँ सिर्फ आराम करने आती है। दीपिका की चोट सुनकर वो ना आने का कोई ना कोई बहाना बना देगी, इसलिए वो चुप रह गईं। आखिर सास और सब ने ये निर्णय किया कि दीपिका को उसके मायके भेज दिया जाए और घर के काम और खाना बनाने के लिए किसी मेड को रख लिया जाए। हालांकि नंदिनी ने इस बात का दिखावे के लिए विरोध किया कि ये गलत है। इस समय हम सब लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। जब वो काम कर सकती थीं, तो उन्हें एक दिन के लिए भी मायके जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज जब वो बीमार हैं, तो उन्हें मायके भेजा जा रहा है। सबके सिर शर्म से झुक गए। आखिर दीपिका ने खुद कहा कि उसे मायके भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ उसे शारीरिक आराम भले ही मिल जाए, लेकिन मानसिक आराम एक पल के लिए भी नहीं मिल पाएगा। दीपिका के जाने के बाद सारे सदस्य अपना अपना काम खुद करने लगे। नीतीश को ऑफिस से घर आकर अपने कपड़े तक खुद प्रेस करने पड़े। एक दिन थक कर उसने माँ से कहा, मम्मी, दीपिका होती थी तो ये सब काम कभी करना ही नहीं पड़ा था। माँ ने झुंझलाकर जवाब दिया, हम सब ने उसी को नौकर समझ रखा था, तभी तो आज इतने परेशान हैं। धीरे धीरे नीतीश को एहसास हुआ कि वो हमेशा दीपिका की छोटी छोटी गलतियों पर उसे ताने मारता था। एक दिन उसने नंदिनी से कहा, दीपिका जब वापस आए तो उससे मेरी तरफ से माफी मांगना।
मैं शायद अच्छा पति नहीं था, नंदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भाभी के सामने खुद कहना ज्यादा असरदार रहेगा। रोहित को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि भाभी के जाने के बाद घर कितना अस्त व्यस्त हो गया है। एक दिन ऑफिस में बॉस ने उसे डांट दिया क्योंकि वो हर दिन लेट पहुंच रहा था। नाश्ता, कपड़े, टिफिन सब कामों में समय लग जाता। एक रविवार को नंदिनी ने कहा, चलो आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। खाना तो बना, लेकिन आधे बर्तन टूट गए और गैस पर दूध उबलकर गिर गया। रोहित ने कहा, अब समझ में आता है कि भाभी के काम को हम लोग कितना हल्के में लेते थे। एक दिन सास रसोई में बैठकर बर्तन साफ कर रही थी और बड़बड़ा रही थी। इस उम्र में ये सब काम फिर से करना पड़ रहा है। दीपिका के मायके चले जाने के लगभग एक हफ्ते बाद की बात है। घर के हालात पहले जैसे नहीं थे। सास जो पहले पूरे घर की रानी बनी फिरती थी, अब रसोई में सिर झुकाए खड़ी थी। थकावट और झुंझलाहट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? सास ने गुस्से में आवाज लगाई। दरवाजे पर मीना दीदी को देखकर सास का चेहरा थोड़ी देर के लिए खिल उठा। बहन मीना बहुत दिनों बाद मिलने आई थी। अरे वाह, तुम तो अचानक आ गईं। अंदर आओ। मीना दीदी अंदर आईं और बैठते ही घर का माहौल महसूस करने लगी। उन्होंने रसोई की बिखरी हालत देखी। बर्तन सिंक में पड़े थे और रमा के हाथ में गीला पोंछा था। मीना दीदी ने चौंक कर पूछा, अरे रमा, तू रसोई में? तू तो कहती थी कि अब तेरा सिर्फ राज है घर में। सब दीपिका करती है, वो कहाँ है? सास ने एक गहरी सांस ली और बोली, क्या बताऊं दीदी, दीपिका के पैर और हाथ में चोट आ गई है, मायके भेजना पड़ा। तब से सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। मीना दीदी कुछ देर तक रमा को ऊपर से नीचे तक देखती रही, फिर बोली, इतने सालों तक एक बहू ने चुपचाप सब कुछ संभाला और कभी शिकायत नहीं की। तू तो दिन भर आराम करती रही और अब कुछ दिन काम करना पड़ा तो तू तो बिखर गई। क्या सच में दीपिका की जगह कोई और ले सकता है? सास थोड़ा झेंप गई और बोली, अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसके बिना घर ऐसा लगने लगेगा जैसे बिना आत्मा के शरीर हो। मीना दीदी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में कठोरता थी। रमा, तेरी बहू तेरे घर की लक्ष्मी है। तूने उसे नौकर समझ लिया था। समझदारी इसी में है कि तू अपनी सोच बदले और बहू को उसके हक का मान दे, वरना देर हो जाएगी और पछताना पड़ेगा। सास की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। मीना दीदी ने जाते जाते कहा, रमा, तुझे ऐसी बहू बहुत किस्मत से मिली है। अब की बार जब वो वापस आए तो बहू नहीं, बेटी बनाकर रखना। उस दिन सास ने मन ही मन संकल्प किया, अब जब दीपिका लौटेगी मैं उसे अपनी बेटी जैसा मानूंगी, उसका सम्मान करूंगी। घर में दो मेड लग गईं, लेकिन इस सब के बावजूद सास की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब हर समय उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। घर की व्यवस्था चौपट हो गई थी। सास तो दीपिका के वापस आने की एक एक दिन गिनकर प्रतीक्षा कर रही थी। दीपिका के आने के पहले नंदिनी ने सबसे कहा, आशा है कि इन 2 महीनों में सबको पता चल गया होगा कि भाभी अकेले कितना काम करती थी। फिर भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। आप सब देख रहे हैं कि 2 मेड लगाने के बाद भी घर की व्यवस्था कितनी बुरी तरह से चरमरा गई है। आखिर उन्हें भी आराम के साथ सम्मान चाहिए। अब ये मेड हमेशा काम करती रहेंगी और इनका वेतन हम तीनों मिलकर देंगे। लेकिन छोटी बहू दीपिका जैसा स्वादिष्ट खाना कोई नहीं बना सकता। जब से गई है हम लोगों ने पेट भरकर खाना भी नहीं खाया है। जब तक सारे काम वो करती थी हम लोगों ने उसकी कोई कद्र नहीं की। लगता है उसे ये चोट हमें आईना दिखाने के लिए ही लगी थी। फिर उन्होंने अपने दोनों बेटों की ओर देखते हुए कहा, छोटी बहू सही कहती है। अब सब लोग, यहाँ तक कि मैं खुद भी, अपने अपने काम खुद करेंगे। दीपिका केवल खाना बनाएगी।
और जो पैसे हम मेड को देते हैं वो दीपिका को जेब खर्च के रूप में दे देंगे। दीपिका को मायके से लिवाने आज पूरा परिवार आया। नंदिनी ने अंदर जाकर दीपिका को सब कुछ बताया तो उसने खुशी से उसे गले लगा लिया। तुम ना होती तो शायद मैं आजीवन ऐसे ही घुटती रहती और एक दिन ऐसे ही घुट घुट कर मर जाती। मुझे तो अब भी आश्चर्य होता है भाभी कि आप इतना सब कुछ कैसे सह लेती थी। अब मैं आपको हाथ से बने ऊन और जूट के सामान को ऑनलाइन बेचना सिखा दूंगी। केवल इतना याद रखिएगा कि हम लोगों का ये नाटक हमेशा गुप्त रहना चाहिए। और हाँ, नंदिनी ने शरारत से दीपिका की ओर देखा। कुछ दिन थोड़ा लंगड़ा कर और धीरे धीरे चलिएगा वरना हमारी पोल खुल जाएगी। दीपिका के होठों पर नंदिनी के लिए एक कृतज्ञता और प्यार भरी मुस्कान तैर गई। नंदिनी ने दीपिका को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया। उसके हाथ से बने ऊन और जूट का सामान ऑनलाइन बेचने का तरीका उसे सिखाया। दीपिका का सामान अब खूब अच्छे दामों में बिकने लगा और जब उसके हाथों में पहली बार पेमेंट आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वो अपनी देवरानी नंदिनी के गले लगकर बोल उठी, ये सब कुछ तुम्हारी कोशिशों का नतीजा है नंदिनी। वाकई तुम अगर ना होती तो मैं शायद हमेशा अपने ही लोगों के बीच में अपमानित होती रहती। तुमने तो मेरी जिंदगी संवार कर उस पारिवारिक धारणा को भी झुठला दिया जिसमें देवरानी जेठानी एक दूसरे से लड़ती झगड़ती और जलती रहती हैं। वाकई मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहन जैसी देवरानी मिली। तो इस पर नंदिनी ने कहा, भाभी आपने भी तो मुझे बहन जैसा प्यार और सम्मान दिया। रिश्ते दोनों ही तरफ से निभाए जाते हैं, तभी तो उन रिश्तों की उम्र लंबी और मजबूत होते हैं। इस पूरी योजना का केवल एक उद्देश्य था, दीपिका को उसका सम्मान और स्वाभिमान लौटाना। ये नाटक नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश था जो घर के हर सदस्य को ये दिखा गया कि एक औरत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सहनशीलता होती है और जब उस खामोशी को आवाज मिलती है तो बदलाव होना निश्चित है। आखिरकार दीपिका की चोट एक बहाना बन गई जिसने पूरे घर की मानसिकता को झकझोर कर रख दिया और रिश्तों में सम्मान और समझ की नई नींव रखी। जिस दीपिका को कभी मायके जाने की इजाजत भी नहीं थी, आज उसी दीपिका को वापस लाने पूरा परिवार खुद उसके मायके गया। वो बदलाव सिर्फ व्यवहार का नहीं था बल्कि सोच और संस्कार का भी था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।